हेलो एवरीवन, वेलकम टू जंबो आईएएस। तो हम शुरू कर रहे हैं आज से करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2025 के करंट अफेयर, जिसका है पार्ट 1। हम कोशिश करेंगे कि हर एक जो मंथ है उसको हम 3 से 4 पार्ट्स में सेपरेट करें, ताकि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स एक बारी में आप लोगों के लिए ना हो। ऐसा ना हो कि बता दूं मैं आपको 100 करंट अफेयर एक दिन के, लेकिन फिर वो याद नहीं रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो जितना हमें याद रहता है उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, उतना ही हम लोग याद करेंगे। चलिए, ओके, तो शुरू करेंगे पार्ट 1 ऑफ दिसंबर 2025। ये जो करंट अफेयर्स होंगे ना, ये आपके सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए ही नहीं, बल्कि आपके एसएससी लेवल एग्जाम्स के लिए या फिर जो और ग्रुप सी के पेपर निकलते हैं उनके लिए भी काफी रेलेवेंट रहेंगे। थोड़ा सा इसमें टच हमारा यूपीएससी लेवल का होगा, लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब बहुत ही ज्यादा कोई टॉपिक न्यूज में रहा हो। उसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज अगर करना हो तो ही हम उसको डिटेल में करेंगे, अदरवाइज जो फैक्चुअल पार्ट है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। चलो फिर शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करते हैं हमारा पहला करंट अफेयर। पहला है बित्रा आइलैंड। ये देखो, आइलैंड बहुत न्यूज में रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये लक्षद्वीप में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने की बात कर रहा है, सो दैट जितने भी आपके आसपास के ये चाइना से घिरे हुए देश हैं, ये हम पर अटैक ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब चाइना तो बहुत दूर है हमसे लक्षद्वीप से, लेकिन चाइना का जो एक मिलिट्री बेस है वो हम्बनटोटा श्रीलंका में है, जिबूती अफ्रीका वाले एरिया में है ना, आपका ये इस्लामाबाद और ये कराची वाला जो है एरिया पाकिस्तान में, यहाँ पर है। तो बेसिकली है क्या ना, कि हम लोग चाहते हैं कि हमें चाइना इंडियन ओशन में एनसर्कल ना कर सके, इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस की बात करी है। तो आपको ये आइलैंड ध्यान रखना है, बित्रा, जो कि लक्षद्वीप का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है। ठीक है। और ऑल्सो ये कोरल एक अटॉल है, कोरल रीफ से बना हुआ है। वैसे ही लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं, सारे के सारे ही आपके कोरल आइलैंड्स हैं। इसमें बेसिकली और जानने वाली बात यह है कि जो पूरा लक्षद्वीप वाला आपका एरिया है, यहाँ से आपका 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री चैनल जो है वो पास होता है। ये पेपर में हमेशा आता ही है। जो आपका 11 डिग्री चैनल है, ये आपका अमिंडीवी और कैनानौर वाले एरियाज को सेपरेट करता है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में ही। जो 9 डिग्री चैनल है, ये आपका कैनानौर और मिनिकॉय को अलग करता है ना। मिनिकॉय भी आपका किस में है? लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है। और जो 8 डिग्री है, ये मिनिकॉय को, जो लास्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है, उसको मालदीव्स से अलग करता है। तो ये 8, 9, 11 डिग्री चैनल आप लोगों ने ध्यान रखने हैं लक्षद्वीप के लिए। और 10 डिग्री चैनल जो है वो आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, तो हल्का सा इसमें बस हम लोगों ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली है, बट न्यूज में क्यों था ये आपको पता लग गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो आइलैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अंडमान, लक्षद्वीप या और कहाँ? तो आंसर इज लक्षद्वीप। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे पराना वेल्स की। पराना वेल्स बेसिकली क्या है? ये ना आपके जो मार्स एक प्लैनेट है, उसके ऊपर प्रेजेंट ड्रेनेज पैटर्न है। जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं, पूरे अर्थ पे देखते हैं, काफी सारे रिवर्स हैं जो फ्लो कर रही होती हैं। तो मार्स पे ऐसा देखा गया है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर भी पानी का सोर्स रहा होगा, उस टाइम पर नदियां बही होंगी। तो वो जो नदी है वो उसमें पराना वैली का नाम आता है। और सिर्फ यही ही नहीं, बल्कि इसमें अलग से 16 मेजर एंशिएंट जो बेसिन्स हैं उनको भी देखा गया है। इससे ये पता लगता है कि जो मार्स का सरफेस है, यहाँ पर पहले लाइफ पॉसिबल थी, एटलीस्ट इन वाटर। तो ये एक एविडेंस है हमारे लिए। तो उसकी जो पूरी की पूरी एक साइंटिस्ट ने पूरी खोज करी है, उन्होंने मैप किया है कि भाई यहाँ से ये जो रिवर है निकलती थी और यहाँ तक जाती थी। अगर हम इसमें और देखें तो ये अभी तक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जियोलॉजिकल इंडिकेटर है, जो ये कहता है कि मार्स पर रेनफॉल होती होगी और जो सरफेस है उसके ऊपर काफी जो रन ऑफ है वो सीज वगैरह में जाता होगा। उसका बेसिकली एक एविडेंस है। ऑल्सो ये ट्री लाइक पैटर्न से फ्लो कर रही है, जैसे हम जिसको वो डेंड्राइटिक, जैसे एक नदी यहाँ से जा रही है, ट्रिब्यूटरीज कहीं से भी आ रही है। तो दीज आर दी ब्रांचेस ऑफ एनी रिवर और एनी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हम लोगों ने। तो मार्स पर है ये प्रेजेंट पराना वेले। पराना वैसे एक नदी आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी है, बट हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे होंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास इसका टाइम नहीं है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक सी। ब्लैक सी न्यूज में रहा है क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के 2 ऑयल टैंकर्स थे, कायरोस और विराट, उनके ऊपर अटैक कर दिया था सी ड्रोन्स को यूज करके, जिससे कि वो टैंकर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इसलिए न्यूज में था ये। तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, कायरोस और विराट, ये रशिया के थे। ऑल्सो ब्लैक सी न्यूज में है, तो ब्लैक सी की ज्योग्राफी हल्की सी पता होनी चाहिए। तो ब्लैक सी जो है वो आपके 6 कंट्रीज से बॉर्डर करता है, जिसके लिए हम याद करते हैं टी बर्गर। जैसे ब्लैक टी होती है ना, तो ब्लैक सी से टी शुरू होता है, तो टी बर्गर। बर्गर साथ में खाया जाएगा चाय के साथ। अब
है ना। तो जो टी है उससे आपका क्या है, दिस इज टर्की। बी से है आपका बुल्गारिया, यू से है यूक्रेन, आर से है रशिया, जी से है जॉर्जिया एंड आर से है आपका रोमेनिया। तो जी से जर्मनी नहीं है, जॉर्जिया है, आर से रशिया भी है और रोमेनिया भी है। ठीक है, तो ये आपको 6 कंट्रीज याद होगी ब्लैक सी वाली। ऑल्सो ये जो पूरा का पूरा ब्लैक सी वाला एरिया है ये अटैच्ड है विद मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का एक पार्ट है एजियन सी, दिस इज द एजियन सी। यहाँ पर ब्लैक सी है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है बोस्पोरस स्ट्रेट, ये आपको स्ट्रेट ध्यान रखनी है। और सी ऑफ मरमरा को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है डार्डनल्स स्ट्रेट। तो ये 2 स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ब्लैक सी बहुत न्यूज में है, तो इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है डार्डनल्स, बोस्पोरस स्ट्रेट और ब्लैक सी को टच करती हुई कंट्रीज और रशिया के 2 ऑयल टैंकर्स के नाम। ब्लैक सी वैसे तो काफी ज्यादा इसमें बायोडाइवर्सिटी है, बट बहुत ही अपर सरफेस पर है। जो नीचे अगर आप जाते जाएंगे तो उसमें काफी ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां पर बस आपको वो बैक्टीरिया मिलेगा जो सल्फाइड बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं कि जो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको यूज करते हैं एज केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, है ना। तो वैसे वैसे वहां पर आपको बैक्टीरियाज वगैरह मिल जाएंगे। तो एक तो ये चीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक्स समिट की, 2026 की ब्रिक्स समिट। अभी ब्रिक्स की जो होस्टिंग है वो कर रहा है ब्राजील। 18th जो समिट होगी ब्रिक्स की वो दोबारा से किसके पास आएगी, इंडिया के पास। ठीक है, अब ब्रिक्स तो देखो बहुत ही फेमस है। ब्रिक्स में आपको 5 कंट्रीज कौन सी हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बताऊंगी मैं ऑब्वियसली। तो ये ब्राजील है आपका, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 तो है ही है, लेकिन सिर्फ ये 5 नहीं है, अब इसमें टोटल 11 कंट्रीज हो चुके हैं। अब तो 6 कंट्रीज भी ऐड हुई हैं, जो कौन कौन सी हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया एंड ईरान। देखो अब ये काफी सारी कंट्रीज हैं। अब हम सिर्फ ब्रिक्स तो करेंगे नहीं, हम एससीओ भी करेंगे, हम यूएन भी करेंगे, हम और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करने वाले हैं। तो इसको याद करने का हल्का सा तरीका मैंने अपने लिए क्या बनाया था, बस मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको याद कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो खुद का निमोनिक जरूर आप लोगों ने बनाना है। ये मत सोचना कि मुझे इंडोनेशिया याद रह जाएगा, नहीं याद रहेगा। ईरान की जगह इराक मार्क कराओगे, तो उस सब चक्करों में मत पड़ना, निमोनिक्स बना लेना। मेरे वाला जो था मैंने ये क्या था कि जो ये इरीन, एक लड़की का नाम है इरीन 100 एग एथेरक। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिक्स समिट थी ये। तो इरीन में आईआर से ईरान है क्योंकि एन लगा हुआ इरीन में, आईएन से इंडोनेशिया है, इंडिया तो है ही ऑब्वियसली। एसईयू से क्या है, सऊदी अरेबिया प्लस यूएई, ये जो 100 में एस ए और यू है। एंड एग इज इजिप्ट एंड एथे इज इथियोपिया। तो आप याद कर सकते हैं इस वाले को भी, बाकी आप लोगों की मर्जी है, बट कोशिश करना है कि निमोनिक्स के थ्रू ही आप चीजों को याद करें। चलो ओके, लेकिन न्यूज में क्यों था ये तो हम भूल ही गए। न्यूज में इसलिए था क्योंकि ब्रिक्स में थाईलैंड ने ऐड होने की बात करी है कि भाई इंडिया को ये बोला है कि अभी आप जो नेक्स्ट समिट को होस्ट करोगे ना, तो उसमें मेरे को भी थोड़ा ध्यान रखना कि मुझे एज अ मेंबर आप आने देना। ठीक है, अब मेंबर आएगा या नहीं आएगा वो पता लगेगा जब ब्रिक्स की समिट होगी, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी बस पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो इस समिट को होस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे काराहान टेपे। देखो ये टीप है, टेपे है, वट एवर, आपको स्पेलिंग थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बट काराहान टेपे बेसिकली क्या है ना, ये टर्की में है। इसमें न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि इसमें ना पहली बार जो आपके न्यू कार्व्ड ह्यूमन फेसेस का एक पिलर है वो बेसिकली मिला है हमें। और क्योंकि इसलिए फेमस है क्योंकि ये माना जाता है कि जो टर्की में काफी सारे जो ये 12 सेटलमेंट्स हैं टर्की में, जो वर्ल्ड के सबसे अर्लीस्ट रिचुअल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में से एक है, तो इसीलिए काफी न्यूज में रहते हैं। तो ये बस ध्यान रख लेना कि ये जो काराहान टेपे है ये मेजर प्री पॉटरी न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। ठीक है, तो ये साइट है बेसिकली एक जगह है टर्की में जहां पर आपको जो है न्यू कार्व्ड ह्यूमन फेसेस मिले हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एवर ह्यूमन फेस्ड टी शेप्ड पिलर। 11,000 साल पहले के बेसिकली ये हैं। तो उसके हिसाब से बस ध्यान रखना, ये पिलर ध्यान रख लेना बस एक बार। ये पिलर अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना तो टर्की अपने आप याद हो जाएगा इसमें। चलिए, तो ये है कराहन टेपे, जगह का नाम है। ओके, नेक्स्ट है बार्सिलोना कन्वेंशन। ये न्यूज में थी क्योंकि अभी इसकी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24 हुई है। कहां पर, कायरो में, कायरो कैपिटल ऑफ इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट इसी कैपिटल है। साथ में ये कन्वेंशन है क्या, इस कन्वेंशन जितनी भी आपकी ईयू कंट्रीज हैं और आपकी जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं उनको ऐड किया गया है सो दैट मेडिटेरेनियन सी में जो पोल्यूशन का लेवल है उसको हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि ट्रेड बहुत होता है वहां से, तो शिप्स निकलती हैं तो वाटर पोल्यूशन काफी लेवल पर होता है।
तो इसीलिए सभी कंट्रीज आपस में मिलकर आती हैं कि भाई हम लोग वो शिप्स का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा जो ये सी है वो प्रोटेक्ट रहे फ्रॉम पोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशन है ये आपकी पहली बात तो लीगली बाइंडिंग है। अगर आप इसके मेंबर हैं तो आपको इसकी बातें माननी पड़ेगी। और ये किसके द्वारा लीड किया जाता है? तो आंसर इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूएन की एक सब्सिडरी बॉडी है बेसिकली, जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड सारे काम देखती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी में, एंड विच इज द कैपिटल ऑफ कीनिया। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए, एक तो ये चीज तो हमने देख लिया बार्सिलोना कन्वेंशन क्या है, ये रिसेंटली हुई कहाँ पर है, शुरू कहाँ से हुई थी? 1976 से शुरू हुई थी, जिसमें इसका नाम रखा गया था कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरेनियन सी अगेंस्ट पोल्यूशन। इन फोर्स ये आई थी 1978 में। ये रीनेम की गई थी, वो हमें नहीं ध्यान रखना इतना, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं हम जाएंगे इस कन्वेंशन के लिए, बिकॉज इंडिया इज नॉट द मेंबर। ओके, तो इसीलिए बस बार्सिलोना कन्वेंशन है, कहाँ पर हुई है, क्या ये लीगली बाइंडिंग है, नॉन लीगली बाइंडिंग है, यूएनईपी द्वारा लीड की जाती है, किस द्वारा लीड की जाती है, दैट्स जस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूरा का पूरा सी है, इसमें आपका ये अल्बारन सी, बलेरिक सी, लिगुरियन सी, टाइरिहेनियन सी, एड्रियाटिक सी, एजियन सी एंड सी ऑफ करेट। ये देखो हैं इसके पार्ट्स, तो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली इसके ये। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई जब आप इस सी को करें तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि ये जो पर्टिकुलर सी है, जैसे सी ऑफ क्रेट, तो ये किसका पार्ट है, तो पता हो आपको आंसर की दिस इज द पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ऑल्सो जितनी भी कंट्रीज को टच करती हैं 21 या 22, इसको अगर आपने याद रखना है तो आपको इसके लिए इन कंट्रीज को डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री यूरोप वाली है, कौन सी कंट्री अफ्रीका वाली है और कौन सी कंट्री एशिया वाली है। ठीक है, और अगर आपको उनको याद करना है तो इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको निमोनिक। ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। मैंने ब्लैक से आपको बताया कि भी कैसे निमोनिक बनते हैं, ब्रिक्स का बताया मैंने, ये आप लोग खुद करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपने निमोनिक बनाया क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ऐसी सिटीज या ऐसे शहर जो काफी कुछ सिखाती हैं आपको। तो ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है जिसमें सिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या अच्छा सीखने को मिलता है, किसी के भी रिगार्डिंग, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लिटरेसी प्रोग्राम, या फिर जहाँ पे जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, आपस में साथ मिलके चलते हैं, तो वो सारी सिटीज इसमें ऐड की जाती हैं। सऊदी की 3 सिटीज हैं, रियाद, अल उला एंड रियाद अल खबरा। ये 3 अभी रिसेंटली ऐड की गई हैं इसमें। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये जो 3 सिटीज हैं ये किसका पार्ट बनी है अभी, तो जस्ट पता हो कि यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है। क्वेश्चन अब ये है कि क्या इंडिया की कोई सिटी है इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, तो आंसर इज यस। हम लोगों की 3 सिटीज हैं। पहली है वारंगल, तेलंगाना में है ये, फिर है थ्रिसूर, ये है केरला में, और फिर है नीलांबूर, ये भी है आपका केरला में। तो ये सिटीज जो हैं ये आपकी इस नेटवर्क का पार्ट है। 3 सिटीज का नाम ध्यान रखना है, किसके अंडर ये आती है, इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन का है वो ध्यान रखना है। ठीक है, और 3 कौन कौन सी ये हमने देख ही लिया है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ईयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगर आप याद करते करते चलोगे तो ये मिस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे सी ऑफ जापान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चाइना को सबक सिखाने के लिए यूएस और जापान ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिससे बस ये दिखाया गया था कि अगर चाइना ने यूएसए के हिसाब से काम नहीं किया तो वो उनके ऊपर सैंक्शन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में अटैक भी कर सकते हैं विद पार्टिसिपेशन ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, जैसे जापान हो गया है ना, तो ये सब सारी कंट्रीज। तो एक तो ये न्यूज में था। अब सी ऑफ जापान अगर न्यूज में है तो इसकी जो अपनी ज्योग्राफी है वो बड़ी न्यूज में रहने वाली है। तो सी ऑफ जापान को टच करने वाली हैं आपकी टोटल, एक तो ये रशिया टच करता है, इसे चाइना टच नहीं करता। आप ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पर ये बॉर्डर इसका नहीं है, रशिया और नॉर्थ कोरिया का है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया टच करता है, रशिया टच करता है, आपका ये साउथ कोरिया टच करता है, एंड देन अगेन जापान। ठीक है, जापान। और ये आपके सखलिन आइलैंड्स, देखो इस पे काफी सारा डिस्प्यूट रहता है कि ये जो आइलैंड्स हैं वो जापान के हैं कि रशिया के हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, चाहे दोनों के ही हो। अपने को बस ये जानना है कि सी ऑफ जापान को ये टच करते हैं तो किसके पास है। अगर रशिया के होंगे तो भी रशिया इसमें पहले से ही है, जापान के होंगे तब भी जापान पहले से इसमें है।
तो कंफ्यूजन कोई नहीं है। तो ये जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रशिया, ये 4 कंट्रीज हैं सी ऑफ जापान को टच करने वाली। ऑल्सो इसको हम ईस्ट सी भी कहते हैं, जो ईस्ट चाइना सी को जोड़ता है विद दी कोरिया स्ट्रेट। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका कोरिया वाला एरिया है, कोरिया जापान और साउथ कोरिया को अटैच करता है और सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करता है। ये ज्योग्राफी बस आप लोगों ने ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू रामसर साइट। टोटल रामसर साइट हो चुकी है 96, 26 से शुरू हुए थे हम लोग और अब टोटल 70 और ऐड होके 96 हो गई हैं। अब ऑब्वियसली आपको सारी याद ही करनी है, ये है ना, मैं ये नहीं बोलने वाली थी कि याद नहीं करनी है, जो ऐड हुई है वो तो देखो करनी ही करनी है, उसमें तो कोई हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं रहे हैं। तो देख लेते हैं कौन सी नई ऐड हुई है। राजस्थान की है सिलीसर लेक और कोपरा जलाशय है आपका छत्तीसगढ़ में, जो इंडिया की 95th एंड 96th रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। तो ये ध्यान रखना है। इंडिया की सबसे पहली कौन सी थी? तो आंसर इज चिलिका लेक, जो ओडिशा में है, सलाइन वाटर लेक है एक। दूसरी केवलादियो नेशनल पार्क है राजस्थान में, जिसको 1981 में हम लोगों ने डिजिग्नेट किया था एज रामसर साइट। अभी रामसर साइट क्या है? रामसर एक जगह का नाम है ईरान में जो है, जहां पर एक कन्वेंशन हुई थी जिसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन इन 1971। इसमें सभी कंट्रीज ने ये कहा था कि भाई हमारे यहाँ पे जितनी वेटलैंड्स हैं, चाहे उसमें रिवर आ गई, लेक्स आ गई, पॉन्ड्स आ गए या पैडी फील्ड्स आ गए, तो जितने भी ये एरिया हैं जो सारे साल पानी के अंदर रहते हैं या कुछ टाइम ऑफ द ईयर पानी के अंदर रहते हैं, उनको हमने बचाना है, क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स भी है। इनसे हमारी जो एस्थेटिक वैल्यू है नेचर की वो भी बनी रहती है, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम की सर्विसेज भी काफी ज्यादा ये प्रोवाइड करती हैं टू अदर एनिमल्स। तो इनको बचाना है, तो सबको साथ आना पड़ेगा। तो आपने अगर इनको बचाना है तो फिर आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई ये वाली जो है पहले से खराब है, इनको हम आगे और इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसे ही 96 साइट्स हैं इंडिया में जिनको बचाने के लिए इंडिया काफी ज्यादा मेहनत करता है। स्टेट्स वगैरह में है काफी ज्यादा। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, इंडिया में उसको कौन गवर्न करता है? तो आंसर इज MOEFCC। रामसर कन्वेंशन 1971 में आई थी, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, बट इंडिया ने उस साल इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। इंडिया ने 11 साल लिए। 1982 में आके इंडिया साइंड फॉर दिस कन्वेंशन। और क्यों इसका हम पार्ट बने? क्योंकि वो वेटलैंड जो इकोलॉजिकल, बोटानिकल, जूलॉजिकल, अपना हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनको हमें बचाना है बेसिकली। तो दैट्स अ सिंपल ऑब्जेक्टिव। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में, जो बिहार की सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। इंडिया में अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आपने टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लगती है किसकी? NTCA की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2006 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि उस साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हम लोगों ने अमेंडमेंट की थी, जिसमें हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ऐसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। उसमें टाइगर रिजर्व्स को भी फिर हम लोगों ने ऐड किया कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया है जो टाइगर्स के लिए ही है सिर्फ। ठीक है, तो इसीलिए 2005 में बेसिकली अमेंडमेंट हुई थी। 6 तक आते आते इट गॉट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो NTCA बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ही अंडर आती है। जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो इसके हेड होते हैं, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो बस इसलिए न्यूज में था कि टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। अगर फ्यूचर में बन जाए तो ये मत सोचना कि यार ये तो पढ़ी नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में थी। बता दिया है ऑलरेडी, बिहार में है, बिहार की लार्जेस्ट है ये। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे सोमालीलैंड। सोमालीलैंड सोमालिया से ही अटैच होता है। तो देखो ये रहा सोमालिया का पूरा मैप। ये है सोमालिया, ये है पुंटलैंड और ये है आपका सोमालीलैंड। वैसे तो सोमालिया पूरा एक ही हम पढ़ते हैं ना हमेशा, लेकिन इसके भी ना हिस्से हुए हुए हैं। लेकिन कोई भी कंट्री इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता कि भी सोमालीलैंड इज अ डिफरेंट कंट्री। हाँ, इनके जो है अलग गवर्नमेंट है, अलग करेंसी है, अलग सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ इनका अलग है सोमालिया की सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन फिर भी किसी कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि भाई आप अलग कंट्री हैं। तो इसीलिए ये न्यूज में है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा कंट्री बन चुका है पूरी दुनिया का पहला जिसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है कि भी सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, जिससे कि काफी ज्यादा सोमालिया में, अफ्रीकन यूनियन में थोड़ा सा हड़कंप मच गया था कि भाई एकदम से ऐसा क्यों हो गया। तो इसके पीछे जो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं वो हम अभी नहीं करें डिटेल में, क्योंकि हमारे सिलेबस का इतना मेजर पोर्शन नहीं है ये वाला। बस पता हो सोमालीलैंड एक तो आपका ये वेस्ट ऑफ सोमालिया है। कौन सी कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया सबसे पहले इसे? तो आंसर इज इजराइल।
ठीक है, वैसे तो ये 1991 से ही थोड़ा सा अलग रहते हैं सोमालियन सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट फिर भी अभी तक काफी ऐसे 35 ईयर्स के बाद भी इनको कोई खास रिकॉग्निशन है नहीं। बट इजराइल ने किया है, तो धीरे धीरे यूएसए उसके और अलाइज भी अगर इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे तो मे बी आपकी अलग कंट्री बन जाए और यूएन भी इसको रिकॉग्नाइज कर ले। तो आगे फ्यूचर में जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट अभी के लिए सिर्फ इजराइल ने किया है इसे। नेक्स्ट है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुबनसिरी पहली बात तो एक ऐसी नदी है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में बहती है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो अगर आप पहले मैप में इसको हम देख लेते हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है आपके आसाम में एंटर होती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और सुबनसिरी है जो आपके अरुणाचल से आसाम में आती है। तो ये जो आपका सुबनसिरी प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर पर बिल्कुल लगा हुआ है। ऑल्सो सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो काफी सारा पानी ऐड करती है ये ब्रह्मपुत्र रिवर में, तो ये ध्यान रख लेना है। ऑल्सो इट इज दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट है, ऐसे जा रही है ना, तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होगा, लेकिन अभी तक ये पूरा बना नहीं है। अभी सिर्फ इसका जो फर्स्ट यूनिट है 250 मेगावाट उसका ही इनॉग्रेशन हुआ है, उसको ही हम लोगों ने रिसेंटली अभी चालू किया है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कहाँ पर है, गेरुका मुख, अरुणाचल आसाम के बॉर्डर पर, जैसे हम लोगों ने देखा, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सी नदी पर है, सुबनसिरी। ऑब्वियसली अब प्रोजेक्ट का नाम ही सुबनसिरी है, तो रिवर भी कौन सी होगी, सुबनसिरी। चलो मैप देख लिया और रिवर देख ली। नेक्स्ट आते हैं आंध्राज रेयर अर्थ कॉरिडोर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जो पहली बात तो बहुत ही रेयरली अर्थ में अवेलेबल है, और अगर आपको वो मिल भी गए कि भाई ये रहे आपके सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो वो जो रेयर अर्थ एलिमेंट होना और यार उसको निकालना, इसमें सबसे नंबर 1 पर है आपका चाइना। चाइना के बाद आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद आता है आपका इंडिया। लेकिन इंडिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द एक्सट्रैक्शन और फॉर द टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कि निकालना कैसे है इसे धरती में से, वो बताता है चाइना। उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, अभी चाइना पर ही पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, बट अभी आंध्र प्रदेश में ना हम लोगों ने एक डिस्कवरी सी करी है कि भाई यहाँ पर ना आंध्र प्रदेश का ये पूरा कोस्टल एरिया है, यहाँ पर काफी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम लोगों को ये मिल गए, इसको निकालना हमें आ गया, तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और इनकी ही आजकल डिमांड है, चाहे कोई सेमीकंडक्टर्स हो या फिर कोई भी आपकी बैटरीज वगैरह बननी हो, जो इन्वेंशन है वो इन्हीं एलिमेंट्स से हो रही है। तो इसीलिए बस ध्यान रखना है कि अगर हम इनको निकाल पाए तो ये इंडिया के लिए काफी एक बड़ी खुशखबरी होगी। अच्छा, इसमें जो साइट है वो कौन कौन सी हैं? देखो साइट सारी याद तो आपको नहीं होंगी, लेकिन जिस भी शहर में पट्टनम आ जाए ना, वो आंध्र प्रदेश में कहीं ना कहीं होता है। तो इसमें भी ये सारे पट्टनम वाले एरियाज हैं, जैसे दुर्गा राजा पट्टनम, रामाया पट्टनम, मछलीपट्टनम, कलिंगापट्टनम, भीमुनीपट्टनम, है ना। तो ये सारे एरियाज प्लस ये वोदारेवु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जितना भी ईस्टर्न कोस्टल एरिया है ऑफ आंध्रा, इट इज फेमस फॉर नाउ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसको हमने बोला है रेयर अर्थ कॉरिडोर। तो एग्जाम में आएगा कौन से स्टेट को हमने बोला है रेयर अर्थ कॉरिडोर, तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। ऑल्सो जैसे हमने पूरे कंट्रीज देख लिए थे, इसमें जो है पूरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स में मोनाजाइट सैंड जो है, जहां से थोरियम निकलता है, जिसको हम यूज करेंगे इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में, है ना। अभी तो हम पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे उसे कि 3 स्टेज क्या क्या है, बट जो 3rd स्टेज है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उसमें हम थोरियम यूज करने वाले हैं। तो थोरियम अगर हमारे पास खुद होगा तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी हमारी खुद की ही होगी। उसके लिए वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूएसए और कजाकिस्तान और रशिया और ऑस्ट्रेलिया। हमारा खुद के पास ये हमारा खुद का यूरेनियम है बेसिकली देखा जाए तो थोरियम उस पर्पज से हमें चाहिए है। तो थोरियम है यहाँ पे। इसके अलावा और सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपका ये एस्नोडाइमियम, लैंथनम, सीरियम, तो ये सारे प्रेजेंट है। ये बहुत ज्यादा यूज होंगे आगे आने वाले क्वांटम फिजिक्स वाले एरा में। तो अगर ये हमारे पास है तो हमारा अपर हैंड है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको प्रेसिडेंट ने हाँ की थी कि भाई अगर मान लो आपने कोई भी सामान खरीदा है, कोई भी सर्विस आपने ली है, आप उससे सहमत नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। अलग से कंज्यूमर कोर्ट्स बने हुए हैं कि भाई मुझे ये सामान खरीदना था, मैंने खरीदा बट इसमें कुछ कमी आई, मुझे कॉम्पनसेशन नहीं मिला, तो मैंने कोर्ट पे केस कर दिया। अब कोर्ट डिसीजन देता है कि भाई अगर आपका फ्रिज खराब निकला जो सिर्फ 20,000 रुपए का था, तो कंपनी आपको 2 लाख रुपए देगी।
है ना। तो वो वाले जो एक अवेयरनेस है कि भाई कोई भी चीज खरीदो तो अच्छी खरीदो, अगर कोई भी कमी है उसमें कंपनी की तरफ से तो केस कर दो। तो वो जो एक्ट है जिसमें कंज्यूमर्स को पावर दी गई थी वो आया था अपने पूरे केम इनटू फोर्स इस वाले पूरे इसमें, तो 24 दिसंबर को ये सब हुआ था। तो दैट इज वाई वी सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर डे ऑन दिस 24 दिसंबर। थीम इस बार की इसकी है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, कि आपने केस किए हुए देखो बहुत ज्यादा केसेस के रिप्लाईज अभी बहुत जल्दी आ नहीं रहे हैं, तो डिजिटाइजेशन को हम यूज करें टू गेट द जस्टिस, है ना। तो इस यही बेसिकली थीम है आपकी। तो डिजिटाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, आपको थीम याद हो जाएगी एक बार आप इसको देखोगे तो, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे। 1 दिसंबर को हम मनाते हैं, WHO के द्वारा मनाया जाने वाला ये डे है। 1988 में पहली बार हम लोगों ने इसको मनाया था। थीम भी इसकी ध्यान रखनी है कि भी डिस्क्रिमिनेशन से बचना है, ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। अगर किसी पर्सन को एड्स है, उसको पता लगता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से हम ट्रीट करें, है ना। भले ही ये जो वायरस है बॉडी में से निकलता नहीं है, बट कम से कम ये सप्रेस तो हो सकता है। तो जो भी एड्स का रिस्पॉन्स है उसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, अपनी जो अप्रोच है वो बदलें इसके रिगार्डिंग, है ना। तो दैट इज बेसिकली द थीम। इंडिया में तो वैसे ही एक्ट है HIV एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 2017, जिसमें जितने भी पेशेंट HIV से ऐसे ग्रसित हैं उनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं पेशेंट्स को, हॉस्पिटल्स को मैंडेटोरली ये बोला गया है कि आप इन पेशेंट्स का इलाज करेंगे। तो वो सारी बातें जो है अपने बस ध्यान रखनी है। बाकी मनाया कब जाता है, तो आंसर इज 1 दिसंबर। देखो डेज ना बहुत सारे होंगे, बट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो अपने को याद करने ही होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ना मे बी इस पे ना है कि भाई ये एड्स डे कब मनाया जाता है, आपको 4 डेज दे देंगे, यहाँ 4 ऑप्शंस दे देंगे, इनको मैच द फॉलोइंग करते रहो। तो वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये इजी वाले होंगे तो इजी वाले भी तो करने ही हम लोगों ने, है ना। चलो नेक्स्ट है आपका नेवी डे। ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन 1971 में हम लोगों ने जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवानी थी, वो जो हमने 13 डेज पूरा वॉर चलाया था अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट हम लोगों ने चलाया था, जिसमें पाकिस्तान की 4 जो वेसल्स हैं उनको हमने डुबो दिया था, इंक्लूडिंग PNS खैबर, है ना। तो ये बस एक न्यूज थी, इंपॉर्टेंट है। नेवी डे 4 दिसंबर, इसकी जो प्रॉपर एक सेलिब्रेशन है नेवी को सेलिब्रेट करने के लिए, इनके अचीवमेंट्स को बताने के लिए, ये इस टाइम पे केरला में पूरा फंक्शन इनॉग्रेट किया गया था। तो बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सब कुछ जैसे इसमें करके दिखाया हुआ है कि भाई नेवी क्या क्या कर सकती है, तो फोटोज में आप देख सकते हैं बेसिकली, बट डे जो है वो ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। 3 दिसंबर को मनाया जाता है, UN का ही एक डे है। जैसे WHO का एड्स डे था ना, तो ये UN का जनरल असेंबली का है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। 1992 में सबसे पहली बार ये मनाया गया था। तो बस ये डे ध्यान रख लेना यार, क्योंकि ना क्वेश्चन अगर आ गए तो ये ना हो कि आपने तो ये डे नहीं करवाए, तो बस हम वो सब करवा रहे हैं जो आ सकता है। अगर हमें ये पता होता कि क्या आएगा तो बस मैं आपको वही करवाती। तो मैं बहुत ही ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट कोई भी क्वेश्चन हमारा रह ना जाए, बाकी बच्चों से हम पीछे नहीं रह जाए, है ना। तो वो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट है परमवीर दीर्घा। ये बेसिकली क्या है, राष्ट्रपति भवन में एक प्रॉपर एक कॉरिडोर सा लॉन्च किया गया है, तो जिसमें ना हम लोगों ने जितने भी 21 परमवीर चक्र जिन्होंने जीता था उनकी फोटोज लगाई गई हैं। और ये फोटोज अभी लगाई हैं हम लोगों ने, इससे पहले क्या था 96 ना ब्रिटिश एड्स डी कैंप थे, जो बेसिकली प्रेसिडेंट के, गवर्नर के पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी आप बोल सकते हैं, जो उनको सलाह देते थे कि डिफेंस के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो उनको हटाकर हम लोगों ने जो है ये परमवीर दीर्घा में 1971, 1947, 1999 जितने भी कारगिल वॉर सब कुछ हुआ है, इस वॉर में जितने भी जवानों ने अपनी जान दी है उनको उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। तो इंडिया में अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस 21 लोग ऐसे हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, ठीक है। और ये विजय दिवस के दिन इनॉग्रेट किया गया है, जो मनाते हैं हम 16 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवा दी थी 1971 में। तो दैट इज बेसिकली दी विजय दिवस। तो उसके ही उपलक्ष्य पर हम लोगों ने ये पूरा सिस्टम जो है इनॉग्रेट किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि परमवीर चक्र किसको मिलता है। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है ड्यूरिंग वॉर, पीस के टाइम पे नहीं, जब वॉर में आपने अपना पूरा दमखम दिखाया हो ना, उस पर्सन को ये मिलता है। जैसे अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है 21,
जिसमें अर्जुन खेत्रपाल हैं, तो उनकी उम्र 21 साल थी, जिन्होंने काफी ज्यादा 1971 की वॉर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और उनको एक टैंक दिया गया था, जैसे आपने ट्रेलर मूवी में देखा होगा कि भाई मेरा टैंक भले ही डिस्ट्रॉय हो गया हो, बट अभी भी इसमें इतनी जान है कि वो दुश्मन के टैंक को गिरा सकता है और गोली चला सकता है। तो वो जो उनका पूरा हौसला था, जिसने पाकिस्तान को काफी ज्यादा एक बैकफुट पर ले आया, तो इसलिए उनको परमवीर चक्र मिला है ना। तो जैसे ये ध्यान रखना है, विक्रम बत्रा को मिला था कारगिल वॉर के टाइम पे, जो कहते थे कि ये दिल मांगे मोर, कि भाई सिर्फ इतना नहीं हमें लेना है पूरे पाकिस्तान से, हमने और भी आगे जाना है, हमने और भी टेरिटरी को अक्वायर करना है ना। तो ऐसे लोगों को परमवीर चक्र मिला हुआ है। 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, आफ्टर इंडिया बिकेम रिपब्लिक, द गणतंत्र जब हम बन गए तब हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया। तो 21 है, उन सभी की जो फोटोज हैं इस पूरे इसमें लगाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स प्राइज। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए मिलता है, अपने उसके लिए नहीं मिलता, अप्लाइड फिजिक्स के लिए नहीं मिलता। तो ये 2 लोगों को मिला है इंडिया में इस टाइम, तो इसलिए न्यूज में था ये। तो ये जो प्राइज है ये 1964 में फाउंड किया गया था। एक नोबेल लॉरिएट थे अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान से थे, और एक पाओलो ब्यूडिनिक थे इटली के। इन्होंने ये प्राइज इनॉग्रेट किया था। अभी इंडिया में टीतस चंदा असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी मद्रास में ये, और स्थिति दत्ती रॉय ये है असिस्टेंट प्रोफेसर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TFIR बेंगलुरु में। तो इन दोनों को मिला है ये वाला प्राइज। तो आपने दोनों नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्राइज, एक तो किसने लॉन्च किया था, किसने स्टैब्लिश किया था, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 चेहरे आप जरूर याद करना। चलिए नेक्स्ट है रीथिंकिंग होम स्टेज, नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। ये है एक रिपोर्ट का नाम। ये रिपोर्ट पब्लिश करी है नीति आयोग ने। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या बताया गया ना कि भाई स्टेट्स अपने पूरे एरिया में अगर आपने अच्छा गवर्नेंस लेकर आना है तो फिर आप किन किन चीजों को अडॉप्ट कर सकते हो। इस पूरी रिपोर्ट में ये बताया गया है, सो दैट एक होम स्टे को सिस्टम को भी हम लोग स्टैब्लिश कर सके, जिससे टूरिज्म बढ़े हमारा। टूरिज्म सिर्फ ऐसे नहीं कि होटल्स बना दिए, इतने महंगे कर दिए और लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो वो सब नहीं, होम स्टेज को हम प्रमोट करें कि भाई जो घर ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें ही जाकर टूरिस्ट ठहरे, सो दैट एक वहां की पूरी कल्चर का, पूरे डिशेस का, क्यूजीन का वो मजा ले सके, है ना। तो होम स्टे के रिगार्डिंग ये सारा एक रिपोर्ट आई है, जिसमें स्टेट्स को ये बोला गया है कि भाई इन सब चीजों से आप सीख सकते हो, ये मॉडल्स अपने यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए, किसने लॉन्च करी है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था। चलिए नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को हम इसको मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, तो एक तो ये चीज, दूसरा इसका थीम क्या है। देखो इसकी एक थीम नहीं है, इसकी जो थीम है ना वो थोड़ा सा ऐसे इर्द गिर्द घूमती है। किसके? प्रशासन गांव की ओर, मतलब जो गवर्नेंस है वो विलेजेस की टूवर्ड्स जानी चाहिए। जो गवर्नेंस है वो विलेजेस से शुरू हो, स्टेट्स में जाए एंड देन सेंटर पर इंप्लीमेंट हम उसको करें। तो ये थीम नहीं है सिर्फ एक, बट एक आइडिया है जिसके पूरे इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहते हैं, है ना। तो गवर्नेंस डे पता होना चाहिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी इसके साथ ही हम पढ़ते हैं, जो 10 की सेक्टर्स के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को हम रैंक करते हैं कि भाई आपने अच्छा गवर्नेंस किया है तो आप रैंक 1 है, अदरवाइज आप रैंक 28 हैं, है ना। ये रिलीज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भी जो इंडेक्स है वो पब्लिश कौन करता है, तो आंसर इज दिस। अच्छा, 10 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पहली बात तो जुडिशरी, पब्लिक सेफ्टी की भी आपका पूरे स्टेट में सेफ्टी का लेवल क्या है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कितने स्किल है आपके स्टेट के लोगों में, एनवायरमेंट कैसा है, सांस लेने में कैसा है ना, पब्लिक हेल्थ हो गया, सोशल एंड वेलफेयर डेवलपमेंट हो गया। तो अगर इन 10 एरियाज में आपने अच्छे तरीके से काम किया है तभी आपका जो रैंक है वो 1 या 2 होगा इन दिस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। पिनाका देखो रॉकेट लॉन्चर भी है एक, और एक आपका रॉकेट सिस्टम भी है। तो रॉकेट सिस्टम है आपका ये कि हम लोगों ने इसको ऐसे लॉन्च करना है टू अटैक एनी एनिमी। ये DRDO ने लॉन्च किया है अभी, और ये ना लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। मतलब ऐसा नहीं कि भी 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, इसकी जो रेंज है वो 120 किलोमीटर तक की है। और पहले ये जो रॉकेट था ये थोड़ा सा अनगाइडेड था कि बस लॉन्च कर दिया, पता नहीं अब कहाँ जाएगा। लेकिन अब ये प्रिसीजन के साथ ही अटैक करेगा कि भाई ये रहा टारगेट, यहीं पर ही अटैक करना है इसने।
तो ये लॉन्ग रेंज है, 120 किलोमीटर तक का है। और चंडीपुर जो जगह है उड़ीसा में जहां पर हमारे टेस्ट रेंज है, वहां पर इसको हम लोगों ने सक्सेसफुली इसकी फ्लाइट टेस्ट कर ली है। इसको एक तो डीआरडीओ ने बनाया है, बट डीआरडीओ कौन सी लैब ने बनाया? इट इज ARDE, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो पुणे में है। तो ये पुणे वाली ध्यान रखनी, क्योंकि सारी चीजें ना बेसिकली यही करती है एक तरीके से। तो अगर ये पता हो कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं जो बाकी बच्चों को नहीं पता होते। तो थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना। चलो अच्छा, ये जो पूरे रॉकेट्स हैं ये लॉन्च भी कहाँ से होंगे? जो पहले वाला रॉकेट लॉन्चर है ना, वहीं से लॉन्च हो जाएंगे। तो इसको लॉन्च करने के लिए कोई अलग से सिस्टम लेकर आने की जरूरत नहीं है। तो जो सिस्टम ऑलरेडी है हमारे पास, उसी को बस हम लोगों ने एडवांस करना है ना, उसी को आगे हम लोगों ने कंटिन्यूएशन में यूज करना है। तो दिस इज योर पिनाका रॉकेट। देखो ये पहली बार तो हमने लॉन्च नहीं किया है, ये आपके मार्क 3 इसके बेसिकली वेरिएंट्स आ चुके हैं। मार्क 1 है, मार्क 2 है और LRGR 120 है। पहले आया था 40 किलोमीटर की रेंज वाला जो अनगाइडेड था, मतलब लॉन्च कर दिया पता नहीं कहाँ जाएगा। फिर आया 75 किलोमीटर वाला, ये भी अनगाइडेड था। अब आया है 120 किलोमीटर वाला जो प्रिसीजन गाइडेड है, जो डीप स्ट्राइक, काउंटर फोर्स और स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी इसमें काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बस ये 4 वेरिएंट्स आपको पता हो, 40, 75 और 120, तीनों में क्या डिफरेंस है, अभी हम लोगों ने इसको कैसे इंप्रूव किया है, बस वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका पार्ट 1 ऑफ दिसंबर करंट अफेयर। हम नेक्स्ट बार मिलेंगे जहां पर हम दिसंबर का ही पार्ट 2 कर रहे होंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, इसकी PDF को ध्यान से पढ़िए, MCQs को प्रैक्टिस करिए, सो दैट अगर क्वेश्चन आता है इसमें से तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो यू कैन आस्क अस, यू कैन मैसेज अस, यू कैन कॉल अस। थैंक यू सो मच।